हेलो एवरीबॉडी, आई एम राम कुमार मौर्य। इंग्लिश हंगामा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पोएम, द टेस्ट ऑफ स्नो। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही इज एन अमेरिकन रोमांटिक पोएट। यहाँ रोमांटिक पोएट से अभिप्राय फिल्म के रोमांटिक हीरो से नहीं है। रोमांटिक पोएट का मतलब होता है द लवर ऑफ नेचर। यहां इस पोएम में दो तरह के मीनिंग यूज किए गए हैं, लिटरल मीनिंग एंड मेटाफोरिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से अभिप्राय शाब्दिक अर्थ से है, जैसे क्रो। फर्स्ट स्टैंजा में क्रो शब्द का यूज किया गया है। क्रो मीन्स कौआ। इसी में हेमलॉक ट्री वर्ड का यूज किया गया है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ व्हाइट फ्लावर्स। अब हम मेटाफोरिकल मीनिंग की बात करते हैं। जब किसी शब्द के अंदर एक डीपर मीनिंग छुपा होता है उसको मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं। जैसे क्रो। क्रो इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। ये अपशकुन का प्रतीक है। तो जो अपशकुन एक सिंबल यूज किया गया है वो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ। इसी तरह से हेमलॉक ट्री, ये भी अपशकुन का प्रतीक है, पॉइजनस ट्री है। खुशी के माहौल में कभी भी कौआ या पॉइजनस ट्री इन चीजों का प्रयोग नहीं होता है। इस स्टैंजा में हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री का यूज हुआ है। ये भी एक अपशकुन का प्रतीक है। तो ये इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। पोएट बहुत दुखी है और जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसको संसार की जो अच्छी चीजें हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो दृश्य अच्छे नहीं लगते। वो एकांत में या जो सैड एटमॉस्फेयर वाली चीजें हैं वहां पर जाना पसंद करता है। तो पोएट जब दुखी है उसने भी एक सैड प्लेस को चुना है और वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर के खड़ा हो जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो से अभिप्राय पाउडरी स्नो से है या फ्लेक्स ऑफ स्नो। जिस समय स्नोफॉल होता है तो जो फ्लेक्स ऑफ स्नो गिरते हैं उससे अभिप्राय है। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Poet खिन्न है, दुखी है, and he is standing under a hemlock tree. एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तो क्या होता है, एक क्रो, स्पष्ट दिया हुआ नहीं है कि वो क्रो आके बैठा या उड़ा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आइदर द क्रो फ्लाइज और सिट्स, पेड़ की ब्रांच हिलेगी और उस पर जो पड़ी हुई डस्ट है वो नीचे गिरेगी। तो जो भी परिस्थिति रही हो, द वे, जिस प्रकार से अ क्रो, एक कौवे ने, शुक डाउन, शुक एक टहनी को हिलाया और नीचे गिरा दी, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, पाउडरी स्नो के लिए उस कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। कहां से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर से। तो पोएट हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, एक कौवे ने ब्रांच को हिलाया और उसके ऊपर पाउडरी स्नो गिर गई। यहां पर पोएट ने एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये तो रहा इसका मीनिंग। अब हम इसमें इस स्टैंजा की लिटरेरी डिवाइस को देख लेते हैं कि किन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम।
राइम स्कीम क्या होता है कि इस स्टेंजा के जो वर्ड्स हैं, आखिरी वर्ड्स, वो आपस में कौन कौन से वर्ड्स मेल खाते हैं। जैसे क्रो, क्रो, स्नो, ये आपस में मेल खाते हैं, इसका मतलब क्रो राइम्स विद स्नो। ठीक इसी तरह से मी एंड ट्री, इन लास्ट में इनका प्रोनाउंसिएशन ई है, मी ट्री, तो ये आपस में मेल खाते हैं, इसका मतलब दीज टू वर्ड्स दे राइम टुगेदर। अब हम इसकी, ये तो वर्ड्स कैसे राइम करते हैं, हम इसकी राइमिंग स्कीम कैसे लिखेंगे कि पहली लाइन से हम ए लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे कि क्या ये इससे मैच कर रहा है। क्रो और मी, इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, तो नेक्स्ट वर्ड पर हम बी लिख देते हैं। अब फिर उसके नीचे के शब्द को देखेंगे, क्रो और स्नो, वो दीज वर्ड्स दे राइम टुगेदर, तो जो यहां ए लिखा गया है वही ए यहां लिख जाएगा। फिर ट्री, मी और ट्री राइम कर रहे हैं, तो मी के आगे बी लिखा है, उसी बी को यहां लिख देंगे। तो अब इस तरीके से ए बी, यही इसकी राइम स्कीम हो गई। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी, तो ये इसकी फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस थी। दूसरी लिटरेरी डिवाइस होती है इंजेबमेंट। ये इंजेबमेंट क्या होता है? When the same sentence continues to the second line, it is called इंजेबमेंट। कि जब एक ही सेंटेंस पहली लाइन में समाप्त ना हो, बल्कि वो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन तक भी बढ़ता चला जाए, तो उसको इंजेबमेंट कहते हैं। तो ये यहां से शुरू होकर के और 4 लाइन तक एक सिंगल सेंटेंस है, इसलिए यहां पर इंजेबमेंट लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं, एसोनेंस। ये एसोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड इन द सेम सेंटेंस इज कॉल्ड एसोनेंस। अगर एक ही सेंटेंस में वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रही हो तो उसमें एसोनेंस होता है। जैसे शुक, डाउन, ऑन, ये 3 वर्ड्स हैं, इसमें शुक में ओ आया है, डाउन में भी ओ आया है और ऑन में ओ आया है। तो इस तरह के वॉवल के रिपीटिशन को हम एसोनेंस कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की और उसमें एक छोटी सी घटना हुई। And what was that small event? That small event was the falling of dust of snow on the poet. तो इस छोटी सी चीज का क्या इंपॉर्टेंस है? ये the whole poem is based on the theme that small things can bring about great changes in life. तो सेम थिंग हैपेंस विद द पोएट कि पोएट के जीवन में एक स्मॉल थिंग हुई एंड दैट वाज द फॉलिंग ऑफ स्नो, बट इट ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ। और वो ग्रेट चेंज क्या था? अभी पोएट बहुत दुखी था, ही वॉज वेरी सैड, बट विद द फॉलिंग ऑफ स्नो हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। दुख से उसका मूड प्रसन्नता की ओर परिवर्तित हो गया। देखिए कैसे। द डस्ट ऑफ स्नो या द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूट। हैज गिवन माई हार्ट, किस चीज ने मेरे हार्ट को दिया? जो फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो थी उसने हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हार्ट को दे दिया अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड परिवर्तित हो गया। फॉलिंग ऑफ स्नो, जो मेरे सिर पर थोड़ी सी स्नोफॉल हुई, क्रो के उस टहनी को हिलाने से, उससे मेरे मूड में परिवर्तन आ गया और मेरा मूड परिवर्तित होकर के
दुखी मूड से हैप्पी मूड हो गया, जिसकी वजह से एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, तो कुछ पार्ट उसके दिन का वो तो बर्बाद हो गया था क्योंकि वो बड़ा दुखी था, सैड था, लेकिन जो शेष बचा हुआ पार्ट था दिन का, वह बच गया और पोएट प्रसन्न हो गया। अब हम सेकंड स्टैंजा की लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम को देखेंगे। इसमें हार्ड वर्ड पार्ट से मैच करता है, तो हम कहेंगे हार्ड राइम्स विद पार्ट, और मूड वर्ड रूट से मैच करता है, इट मीन्स मूड राइम्स विद रूट। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम को लिखेंगे कैसे? हार्ट, इनमें ऊपर के किसी भी वर्ड से ये मैच नहीं करता, इसलिए हम इसको एक नया लेटर लिखेंगे। बी तक यहां हो गया था, इससे सी लिखेंगे। हार्ट मैच करता है पार्ट से, तो जो सी यहां लिखा हुआ है उस सी को हम यहां रिपीट करेंगे। मूड, मूड वर्ड कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आया है, तो यहां एक नया लेटर लिखेंगे डी, और इस तरह से डी राइम्स विद रूट, मूड राइम्स विद रूट, इसलिए यहां भी डी होगा। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वह होगी सी डी सी डी। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को इट इज द फिगर ऑफ स्पीच, और एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। जब किसी सेंटेंस में 2 या 3 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, तो वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। जैसे यहां पर हैज गिवन माई हार्ट, यहां हैज एच आया है और हार्ट में एच आया है, तो दोनों जगह एच एच आया है, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो ऊपर यूज हुई थी, दैट इज इंजैम्पमेंट। इसमें भी इंजैम्पमेंट का यूज किया गया है, बिकॉज एक सेंटेंस यहां से शुरू होकर के वो लास्ट तक 4 लाइन्स तक गया है, तो 4 लाइन्स में सिंगल सेंटेंस का यूज किया गया है। दैट इज वाई हियर ऑल्सो द लिटरेरी डिवाइस इंजैम्पमेंट हैज बीन यूज्ड। एक और लिटरेरी डिवाइस का यहां पर यूज किया गया है, दैट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस इज नोन एज कॉन्सोनेंस। जैसे हम यहां पर देखते हैं लास्ट सेंटेंस में दे हैड रूड, तो डे में डे का यूज हुआ है और हैड में डी का यूज हुआ है, रूड में डी का यूज हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हो, वो कहीं भी हो सकते हैं वर्ड्स में। तो इस तरह से इन 3 वर्ड्स में डी 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 का यूज किया गया है। दैट इज वाई कॉन्सोनेंट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड। थैंक यू।